जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग सकुशल मंगल होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। आज हम लोग शिव शंभू चिट्ठे के चौथी क्लास देखने वाले हैं और सभी क्लास को हम लोग बहुत अंदर डिटेल्स में जाते हैं, इसलिए सभी क्लास को आप लोग देखिएगा। आज हम लोग देखें एक दुराशा। शिव शंभू के चिट्ठे कई भागों में 11 या कुल 12 भागों में बांटा हुआ है, जिसमें से एक भाग है एक दुराशा। ठीक है, इनको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। नारंगी के रस में जाफरानी वसंती बूटी छानकर शिव शंभू शर्मा खटिया पर पड़े मौजों का आनंद ले रहे थे। ख्याली घोड़े की बागें ढीली कर दी थी। वह मनमानी जाकंदे भर रहा था। हाथ पांव को भी स्वाधीनता दी गई थी। वह खटिया के तुल अर्ज की सीमा उल्लंघन कर इधर उधर निकल गए थे। कुछ देर इसी प्रकार शर्मा जी का शरीर खटिया पर था और ख्याल दूसरी दुनिया में। अचानक एक सुरीली गाने की आवाज चौंका दिया। कनरसिया शंभू शर्मा खटिया पर उठ बैठा। कनरसिया जो शंभू शर्मा था, जो इसका काल्पनिक पात्र था, वह क्या हुआ, खटिया पर उठ के बैठ गया। कान लगाकर सुनने लगे। कानों में एक मधुर गीत बार बार अमृत डोलने लगा। चलो चलो आज खेलें होली कन्हैया के घर। ये पंक्ति याद रखिएगा। चलो चलो आज खेलें होली कन्हैया के घर। कमरे से निकलकर बरामदे में खड़े हुए। मालूम हुआ कि पड़ोस में किसी अमीर के यहाँ गाने बजाने की महफिल हो रही है। मालूम हुआ कि पड़ोसी के किसी अमीर के यहाँ गाने बजाने की महफिल हो रही है। कोई सुरीली लय से उक्त होली गा रहा है। साथ ही देखा बादल घिरे हुए हैं, बादल चमक रही है, रिमझिम झड़ी लगी हुई है। वसंत में सावन देखकर अकल जरा चक्कर में पड़ी। विचारने लगे कि गाने वालों की मलार गाना चाहिए था, न कि होली की। साथ ही ख्याल आया कि फागुन सुदी है, वसंत के विकास का समय है, वह होली क्यों न गावे। इसमें तो गाने वाले की नहीं, विधि की भूल है, जिसने वसंत में सावन बना दिया। कहो ना चांदनी छिटकी होती, निर्मला वायु बहती, कोयल की कुक सुनाई देती। कहाँ भादों की अंधियारी है, वर्षा की झड़ी लगी हुई है। ओह कैसा ऋतु प्रयय है। इस विचार को छोड़कर गीत के अर्थ का विचार जी में आया। होली खिलाएं, होली खेलिया कहते हैं कि चलो आज कन्हैया के घर होली खेलेंगे। यानी होली खेलने किनके यहाँ जाने की बात की जा रही है, तो कन्हैया के यहाँ होली खेलने जाने की बात कह रहा। कन्हैया कौन, ब्रज के राजकुमार, और खेलने वाले कौन, उनकी प्रजा, ग्वाल बाल। इस विचार ने शिव शंभू शर्मा को और भी चौंका दिया कि क्या भारत में ऐसी समय भी था जब प्रजा के लोग राजा के घर जाकर होली खेलते थे और राजा प्रजा में मिलकर आनंद मनाते थे। क्या इसी भारत में राजा लोग प्रजा के आनंद को किसी समय अपना आनंद समझते थे। अच्छा, यदि शिव शंभू शर्मा अपने मित्र वर्ग सहित अबीर गुलाल की झोलियां, भूरे रंग की चिंकारियां लिए अपने राजा के घर होली खेलने जाए तो कहां जाए। राजा दूर 7 समुंदर पार है। राजा कहाँ है, राजा दूर यानी कि 7 समुंदर पार कहाँ, हुआ ब्रिटेन में है। राजा के केवल नाम सुने हैं, न राजा को शिव शंभू शर्मा ने देखा है, न राजा ने शिव शंभू शर्मा को। खैर राजा नहीं, उसने अपने प्रतिनिधि भारत में भेजा है। राजा ने ही अपने एक प्रतिनिधि को कहा भारत में भेजा है। कृष्ण द्वारिका में है, पर उद्धव को प्रतिनिधि बनाकर ब्रजवासियों को संतोष देने के लिए ब्रज में भेजा है। क्या उस राजा प्रतिनिधि के घर जाकर शिव शंभू शर्मा होली नहीं खेल सकता। ओफो, यह विचार वैसे ही बेतुका है जैसे अभी वर्षा में होली गाई जाती थी। पर इसमें गाने वाले का क्या दोष है, वह तो समय समझकर ही गा रहा था। यदि वसंत में वर्षा की झाड़ी लगी तो गाने वालों को क्या मलार गाना चाहिए। सचमुच बड़ी कठिन समस्या है। क्या सचमुच बहुत बड़ी कठिन समस्या है। समस्या क्या है, कृष्ण है, उद्धव है, ब्रजवासी उनके निकट भी नहीं फटकने पाते।
राजा है प्रतिनिधि के, पर प्रजा की उन तक रसाई नहीं। सूर्य है धूप नहीं, चंद्र है चांदनी नहीं। माय लॉर्ड नगर ही में है, पर शिव शंभू उसके द्वार तक नहीं फटक सकता। उसके घर चलकर होली खेलना तो विचारहीन। दूसरा है, माय लॉर्ड के घर तक प्रजा की बात नहीं पहुंच सकती, बात की हवा नहीं पहुंच सकती, बात की हवा भी नहीं पहुंच सकती। जहांगीर की भांति उसने अपने शयनागार तक ऐसा कोई घंटा नहीं लगाया जिसकी अज्जी बाहर से हिलाकर प्रजा अपनी फरियाद उसे सुना सके। पहले क्या होता, राजा वगैरह जो हुआ करता था वो बाहर से क्या होता है, घंटी रख दिया करता था। अगर कोई प्रजा आए तो क्या वो उस घंटी को बजा करके प्रजा अपने बात को रख सकते हैं। नौ, आगे को लगाने की आशा है। प्रजा की बोली वह नहीं समझता, उसकी बोली प्रजा नहीं समझती। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वह अंग्रेजी में बोलते थे, इसलिए वह प्रजा की बोली नहीं समझता, प्रजा उसकी बोली नहीं समझते। प्रजा के मन का भाव वह नहीं समझता है, न समझना चाहता है। उसके मन का भाव न प्रजा समझ सकती है, न समझने का कोई उपाय है। उसका दर्शन दुर्लभ है। द्वितीया के चंद्रिका भांति कभी कभी बहुत देर तक नजर गड़ासने से उनका चंद्रानन दिख जाता है तो दिख जाता है। लोग उंगलियों से इशारे करते हैं कि वह है, किंतु दूज के चांद के उदय का भी यह समय है। लोग उसे जान सकते हैं। माई लॉर्ड के मुख चंद्र के उदय के लिए कोई समय भी नियत नहीं। अच्छा, जिस प्रकार इस देश के निवासी माय लॉर्ड का चंद्रानन देखने को टकटकी लगाए रहते हैं, या जैसे शिव शंभू शर्मा जी में अपने देश के माय लॉर्ड से होली खेलने की आई, इस प्रकार कभी माय लॉर्ड को भी इस देश की लोगों की सुध आती होगी। क्या कभी श्रीमान का जी होता होगा कि अपनी प्रजा में जिसके दंड मुंड के विधाता होकर आए हैं, किसी एक आदमी से मिलकर उसकी मन की बात पूछें, या कुछ प्रमोद या कुछ अमोद प्रमोद की बातें करके उसके मन को टटोले। माय लॉर्ड की ड्यूटी का ध्यान दिलाना सूर्य को दीपक दिखाना है। क्या है कि माय लॉर्ड जो वहां उस समय जो माय लॉर्ड थे, जो हमारे यहाँ वायसराय थे, उनको ड्यूटी उनका बताना क्या है, सूरज को दीपक दिखाना जैसा है। वह स्वयं श्रीमुख से कह चुके हैं कि ड्यूटी में बांधा हुआ मैं इस देश में फिर आया। यह देश मुझे बहुत ही प्यारा, यह देश मुझे बहुत ही प्यारा है। इससे ड्यूटी और प्यार की बात श्रीमान के कथन से ही तय हो जाती है, उसमें किसी प्रकार की हुज्जत उठाने की जरूरत नहीं। यद्यपि यह प्रश्न आपसे आप जी में उठता है कि इस देश की प्रजा से प्रजा के माय लॉर्ड का निकट होना और प्रजा के लोगों की बात जानना भी उस ड्यूटी की सीमा तक पहुंचता है या नहीं। यदि पहुंचता है तो क्या श्रीमान बता सकते हैं कि अपने 6 साल के लंबे समय में इस देश की प्रजा को क्या जाना, उससे क्या संबंध उत्पन्न किया। जो पहरेदार सिर पर फेटा बांधे, हाथ में संगीनदार बंदूक लिए काठ के पुतलों की भांति गवर्नमेंट हाउस के द्वार पर गवर्नमेंट हो सके द्वार पर दंडाए मान रहते हैं, या छाया की मूर्ति की भांति जरा इधर उधर हिलते जुलते दिखाई देते हैं, कभी उनको भूल भटके आपने पूछा है कि कैसी गुजरती है। कैसी काली प्यादे चपरासी या खान समा आदि से कभी आपने पूछा है कि कैसे रहते हो। तुम्हारी देश की क्या चाल ढाल है, तुम्हारे देश के लोग तुम्हारे राज्य को कैसे समझते हैं। क्या इन नीचे दर्जे के नौकर चाकरों को कभी माई लॉर्ड के श्रीमुख से निकलते हुए अमृत रूपी वचनों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, या खाली पेड़ों पर बैठी चिड़ियों का शब्द ही उनके कानों तक पहुंच कर रह गया। क्या कभी सैर तमाशे में टहलने के समय या किसी एकांत स्थान में इस देश के किसी आदमी से कुछ बातें करने का अवसर मिला, अथवा इस देश के प्रतिष्ठित बेगरज आदमी को अपने घर पर बुलाकर उसके देश के लोगों की सच्चे विचार जानने की चेष्टा की, अथवा कभी देश या रियासत के दौर में उन लोगों के सिवा जो झुक झुक कर लंबी सलामें करने आए हों, किसी सच्चे या बेपरवाह आदमी से कुछ पूछने या कहने की चेष्टा किया।
सुनते हैं कि कलकत्ते में श्रीमान ने कोना कोना देख डाला। भारत में क्या भीतर और क्या सीमा ओ पार कोई जगह देखे बिना नहीं छोड़ी। बहुतों का ऐसा ही विचार था, पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों की सभा में चांसलर होता है, चांसलर मतलब चांसलर का जामा पहनकर माय लॉर्ड जो अभिज्ञात प्रकट की, उससे स्पष्ट हो गया कि जिस आंखों से श्रीमान ने देखा उनमें उस देश की बातें ठीक देखने की शक्ति न थी। सारे भारत की जय। इस कलकत्ते ही में देखने की इतनी बातें हैं कि केवल उनको भली भांति देख लेने से भारतवर्ष की बहुत सी बातों का ज्ञान हो सकता है। माइलॉर्ड के शासन के 6 साल हालवेल के स्मारक में लाट बनाने, ब्लैक हॉल का पता लगाने, अख्तर लोनी की लाट को मैदान से उठवाकर वहां विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनवाने, गवर्नमेंट हाउस के आसपास अच्छी रोशनी, अच्छे फुटपाथ, अच्छी सड़कों का प्रबंध कराने में बीत गए। दूसरा दौर भी वैसे ही कामों में बीत रहा है। संभव है कि उसमें श्रीमान के दिलपसंद अंग्रेजी मोहल्लों में कुछ और भी बड़ी बड़ी सड़कें निकल जाए और गवर्नमेंट हाउस की तरफ के स्वर्ग की सीमा और बढ़ जाए, पर नगर जैसा अंधेरे में था वैसा ही रहा, क्योंकि उसकी असली दशा देखने के लिए और ही प्रकार की अनोखी जरूरत है। जब तक वह आंखें न होगी यह अंधेरा यूं ही चला जाएगा। यदि किसी दिन शिव शंभू शर्मा के साथ माय लॉर्ड नगर की देश देखने चलते तो वह देखते कि इस महानगर की लाखों प्रजा भेड़ों और सुअरों की भांति सड़े गंदे झोपड़ी में पड़ी लौटती हैं। उनके आसपास सड़ी बदबू और मैले सड़े पीने के नाले बहते हैं। कीचड़ के कूड़े के ढेरों चारों ओर लगे हुए हैं। उनके शरीरों पर मेले कुचले फटे चिथड़े लिपटे हुए हैं। उनमें से बहुतों की आजीवन पेट भर अन्न या शरीर ढकने को कपड़ा नहीं मिलता। जाड़ों में सर्दी से अकड़ कर रह जाते हैं और गर्मी में सड़कों पर घूमते हैं, जहां तहां पड़ते फिरते हैं। बरसात में सड़े सीले घरों में भींगे पड़े रहते हैं। सारांश यह है कि हर एक ऋतु की तीव्रता में सबसे आगे मृत्यु के पथ का वही अनुगम करते हैं। मौत ही एक है जो उनकी दशा पर दया करके जल्दी जल्दी उन्हें जीवन रूपी रोग से कष्ट से छुड़ाती है। परंतु क्या इनसे भी बढ़कर यह दृश्य नहीं? हाँ है, पर जरा और स्थिर से देखने के हैं। बालू में बिखरे हुए चीनी को हाथी अपने सूंड से नहीं उठा सकता। उसके लिए चिमटी की जीवा दरकार है। इस कलकत्ते में इसी इमारतों के नगर में माय लॉर्ड की प्रजा में हजारों आदमी ऐसे जिनको रहने को सड़ा झोपड़ी भी नहीं। गलियों और सड़कों पर घूमते घूमते जहां जगह दिखते हैं वहीं पड़े रहते हैं। पहरे वाला आकर डंडा लगाता है तो सड़क के दूसरी जगह जा पड़ते हैं। बीमार होते हैं तो सड़कों को ही पड़े पांव पीट कर मर जाते हैं। कभी आग जलाकर खुले मैदान में पड़े रहते हैं। कभी हलवाइयों की भट्टियों सी चमट कर रात काट देते हैं। नित्य इनकी 2-4 लाशें जहां तहां पड़ी हुई। पुलिस भला माय लॉर्ड तक उनकी बात कौन पहुंचावे? दिल्ली दरबार में भी जहां सारे भारत का वैभव एकत्र है, सैकड़ों ऐसे लोग दिल्ली की सड़कों पर पड़े हुए दिखाई देते हैं, परंतु उनकी ओर देखने वाला कोई न था। यदि माय लॉर्ड एक बार इन लोगों को देख पाते तो पूछने को जगह हो जाती, वह लोग भी ब्रिटिश राज्य के सिटीजन हैं वह नहीं। यदि हैं तो कृपया पूर्वक पता लगाइए कि उनके रहने का स्थान कहाँ है। ब्रिटिश राज्य से उनका क्या नाता है? क्या कहकर वह अपने राजा उनके प्रतिनिधि को संबोधन करे? किन शब्दों में ब्रिटिश राज्य को आशीष दें? क्या यूं कहें कि जिस ब्रिटिश राज्य में हम अपनी जन्मभूमि में उन उंगल भूमि के अधिकारी नहीं, जिसमें हमारे शरीर के फटे चिथड़े भी नहीं जुड़े हैं और न कभी पापी पेट को पूरा अन्न मिला, उस राज्य की जय हो।
उसका प्रतिनिधि हाथियों का सा जुलूस निकालकर सबसे बड़े हाथी पर चवर छत्र लगाकर निकले और स्वदेश में जाकर प्रजा के सुखी होने का डंका बजावे। इस देश में करोड़ों प्रजा ऐसी हैं जिनके पास जब संध्या सवेरे किसी स्थान पर एकत्र होते हैं तो महाराज विक्रम की चर्चा करते हैं, महाराजों की गुना वाली वर्णन करते हैं जो प्रजा का दुख मिटाने और उनके अभावों का पता लगाने के लिए रातों का देश बदल कर निकला करते हैं। अकबर के प्रजापालन की और बीरबल के लोरकंजनी की कहानियां कहकर वह बहलाते हैं और समझाते हैं कि न्याय और सुख का समय बीत गया। अब वह राजा संसार में उत्पन्न नहीं होते जो प्रजा के सुख दुख बातें उनके घरों में आकर पूछ जाते। महारानी विक्टोरिया को वह आज से जानते हैं कि वह महारानी थी। अब उनके पुत्र उनके जगह राजा और उनके देश के प्रभु हुए। उनको इस बात की खबर तक नहीं है कि उनके प्रभु के कोई प्रतिनिधि होते हैं और वह इस देश के शासन के मालिक होते हैं तथा कभी कभी इस देश की 30 करोड़ प्रजा का, देखिएगा टोटल प्रजा कितना का वर्णन आ रहा है, 30 करोड़ प्रजा की बात हमेशा जिक्र हो रहा है। 30 करोड़ प्रजा का शासन करने का घमंड भी करते हैं अथवा मन चाहे तो इस देश के साथ बिना कोई अच्छा बर्ताव किए भी यहाँ के लोगों को झूठा मक्कार आदि कहकर अपनी बड़ाई करते हैं। इन सब विचारों ने इतनी बात तो शिव शंभू के जामे भी पक्की कर दी कि अब राजा प्रजा से मिलकर होली खेलने का समय आ गया है। जो बाकी था वह कश्मीर नरेश महाराजा रणवीर सिंह के हाथ समाप्त हो गया। इस देश में उस समय के फिर लौटने की जल्द आशा नहीं। इस देश की प्रजा का अब वह भाग्य नहीं, साथ ही किसी राजपुरुष का भी ऐसा सौभाग्य नहीं है जो यहाँ की प्रजा के अकिंचन प्रेम के प्राप्त करने की परवाह करे। माय लॉर्ड अपने शासन काल का सुंदर से सुंदर सचित्र इतिहास स्वयं लिखवा सकते हैं। वह प्रजा के प्रेम की क्या परवाह करेंगे। तो भी इतना संदेह भंगड़ शिव शंभू शर्मा अपने प्रभु तक पहुंचा देना चाहता है कि आपके द्वार पर होली खेलने की आशा करने वाले एक ब्राह्मण को कुछ नहीं तो कभी कभी पागल समझकर ही स्मरण कर लेना। वह आपकी गूंगी प्रजा का वकील है। भंगड़ शिव शंभू शर्मा अपने आप को क्या कहते हैं? गूंगी प्रजा का वकील कहते हैं, जिससे शिक्षित होकर मुंह खोलने तक आप कुछ न करना चाहते हैं। बेमुलजामे सुल्ता के रशनाद ई द्वारा के बुशुक्रे बादशाही जे नजर मर्रा गदारा। भारत मित्र में यह कब छपा था? भारत मित्र में यह 18 मार्च 1905 में छपा था। अगला है विदाई संभाषण। अगला क्या है? विदाई संभाषण। अगले क्लास में हम लोग विदाई संभाषण भी पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग डेली थोड़ा क्लास रिकॉर्ड करके दे दिया जाएगा। लाइव में आप लोग का PYQ चल रहा है 8 PM में। PYQ 8 PM में आप लोग का लाइव क्लास चलता है, वहां आप सभी अवश्य जुड़े, ठीक है। डेली 8 PM। अब हम लोग अगले क्लास में विदाई संभाषण देखेंगे। तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, अपने माता पिता का सेवा करते रहेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।